जैसे ही यह खालिस्तान के मांग को सपोर्ट किया था, उसके बाद साल 1984 में ही इस आतंकवादी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मरवा दिया गया था। अमृतपाल ने ही जैसे ही यह बात बोला, इसके बाद ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। उसके बाद अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। दोस्तों, इन सभी के बीच हमारा और आपका सवाल है कि क्या खालिस्तान एज ए कंट्री सर्वाइव। यहाँ पर भारत को थोड़ा सा घाटा यह लग सकता है कि भारत बहुत सारे देशों को जो अनाज इंपोर्ट करने लग रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आ, तो भी इनका जो हालत है वो पाकिस्तान वाला हो जाएगा। शुरू में इनका जो इकोनॉमी है वो तो एस्टेब्लिश्ड रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इनके इकोनॉमी का फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इस इंसान को देखिए, इसका नाम है अमृतपाल सिंह। इनका जन्म साल 1993 में पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों, आज से 7-8 महीना पहले इसका नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि आज से 7-8 महीने पहले यह जो आदमी था वो दुबई के एक छोटे से इलाके में रहता था। लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद यह जैसे ही भारत में आया, उसके बाद इसके फॉलोअर की संख्या हजारों के तादाद में बढ़ने लगे। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये अगर सोचते हैं कि यह जो फॉलोअर थे वह फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले थे, तो ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, अमृतपाल सिंह के यह जो फॉलोअर थे, जिनसे इनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, इसके अलावा अमृतपाल सिंह जहां भी रैली करते थे, इनके फॉलोअर वहां पहुंच जाते थे। दोस्तों, पर यहाँ पर सवाल है कि आज से 7-8 महीने पहले जिस आदमी को कोई भी नहीं जानता था, वो एकाएक इतना फेमस क्यों हो गया। दोस्तों, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उसका है खालिस्तानी। दोस्तों, कुछ सिख कम्युनिटी इसके अलावा अमृतपाल सिंह जो है वो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसका नाम खालिस्तान है। दोस्तों, अमृतपाल एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बोलता है कि मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता ही नहीं। अमृतपाल अपने आप को अपना आइडियल जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मानता है, जिन्होंने साल 1984 में खालिस्तान के मांग को सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे ही यह खालिस्तान के मांग को सपोर्ट किया था, उसके बाद साल 1984 में ही इस आतंकवादी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मरवा दिया गया था। इसके बाद साल 1986 और 88 में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि खालिस्तान के मांग को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक स्टार के तहत इनको मरवा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद 35 साल हो चुके थे, लेकिन इस मांग को कोई भी उठाया नहीं। लेकिन अचानक 2022 में अमृतपाल खालिस्तान के मांग को उठाते हैं। इसके साथ बाकी सिख कम्युनिटी के छोड़कर कुछ सिख कम्युनिटी ऐसे हैं जो कि खालिस्तान के मांग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सिख कम्युनिटी ऐसे भी है जो कि खालिस्तान के मांग को खारिज करते हैं। तो पहले खालिस्तान का सपोर्ट करने वाले जसवंत सिंह ठाकरे यह कहते हैं कि पंजाब के लोग एक नए राष्ट्र यानी कि खालिस्तान का मांग नहीं करते। इसके अलावा इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह बताया गया है कि अमृतपाल सिंह सभी सिखों को एकजुट होकर खालिस्तान की मांग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो कि इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। दोस्तों, बहुत बार अमृतपाल सिंह को यह भी कहते हुए पकड़ा गया है कि हमें पंजाब पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती। दोस्तों, पहले ऐसे होता भी था, जब अमृतपाल सिंह को कई बार पंजाब पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि अमृतपाल सिंह के बहुत सारे लोग पंजाब पुलिस के थाने पर अटैक कर देती थी, फिर भी पंजाब पुलिस इनको पकड़ने में सक्षम नहीं होती थी। लेकिन इस बार अमृतपाल जितना सोचा था उसके जस्ट उल्टा हुआ। अमृतपाल ने ही जैसे ही यह बात बोला, इसके बाद ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। उसके बाद अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। हालांकि 11 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पल प्रीत सिंह को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक अमृतपाल को नहीं पकड़ा गया है। कई बार सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल को देखा गया है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में खालिस्तान की मांग का जबरदस्त विरोध हो रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी है जहां पर खालिस्तान की मांग को सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखो, जो बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो है यूनाइटेड किंगडम से आने लग रही है। इस वीडियो में आपको साफ पता चल रहा है कि कुछ खालिस्तानी सपोर्टर ऐसे हैं जो कि भारत के तिरंगा झंडा को अपमान कर रहे हैं और अपने खालिस्तानी झंडे को सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को देखो, जो बताया जा रहा है कि यह जो वीडियो है वो कनाडा से आने लग रहा है।
जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि हजारों के संख्या में जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर है वो रोड पर उतरने लग रहे हैं और खालिस्तान की मांग करने लग रहे हैं। फिर भी कनाडा और यूके जो पुलिस है वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, इन सभी के बीच हमारा और आपका सवाल है कि क्या खालिस्तान एज ए कंट्री सर्वाइव भी कर पाएगा? यहाँ खालिस्तानियों के भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोक क्यों नहीं पा रहे? हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं। दोस्तों, खालिस्तान एज ए कंट्री सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंट्री एस्टेब्लिश्ड कैसे रहती है। दोस्तों, अगर हम सारे देशों को देखें तो वहाँ पर कोई ना कोई संविधान रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने भारत देश को ही ले सकते हो, जहाँ पर एक संविधान बना हुआ है जिसके कारण भारत का जो सिस्टम व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बैलेंस रहता है। इसी तरह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान बना हुआ है जिसके कारण वह कंट्री एस्टेब्लिश्ड रहता है। लेकिन अगर हम खालिस्तान के केस में देखते हैं तो यह जो देश है वो नया नया बनेगा तो यहाँ पर संविधान बनाने में भी बहुत लेट लगेगी। तो अगर हम देखा जाए तो कुछ साल ऐसे हैं जिसमें जो खालिस्तान है वो एस्टेब्लिश्ड तो नहीं ही रहेगा। इसके अलावा खालिस्तान अगर यह सोच रहा है कि हम अगर भारत से पार्टीशन कर रहे हैं तो हमें भारत वाला संविधान लागू होने देगा, तो यहाँ पर खालिस्तान भी थोड़ा गलत सोच रहा है। अगर भारत के संविधान को आप देखते हो तो भारत का संविधान ऐसे बैलेंस किया गया है जिसमें कोई जाति न कोई धर्म को बराबरी का हक दिया गया है। लेकिन अगर आप खालिस्तान के केस में देखते हो तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो भी सिख कम्युनिटी है। तो यहाँ पर भारत का जो संविधान है वो तो लगने वाला नहीं। खालिस्तान एज ए कंट्री बन भी जाती है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी। इसके अलावा उस कंट्री में जो इनकम के मेन स्रोत होंगे वो क्या क्या होंगे। अगर खालिस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर आप मूल रूप से पंजाब को ही समझेंगे, क्योंकि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा सिख है। दोस्तों, पंजाब में लगभग 57% सिख है, इसीलिए हम पंजाब की ही बात करेंगे और अमृतपाल भी है वो भी पंजाब की ही बात कर रहे हैं। तो पंजाब की कुल पॉपुलेशन आज के समय में लगभग 31,16,23,274 है। पंजाब के इकोनॉमी का जो मेन स्रोत है वो एग्रीकल्चर और दूसरे नंबर पर स्मॉलर मीडियम साइज बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में पंजाब ने फूड ग्रेन का लगभग 40 से 45% हिस्सा भारत को कंट्रीब्यूट किया है। पूरे भारत में गेहूं चावल के हिस्सेदारी का लगभग 28% गेहूं और लगभग 30% चावल पंजाब ने ही कंट्रीब्यूट किया। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में पंजाब की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 68 बिलियन डॉलर थी, जो भारतीय राज्यों में 19वें स्थान पर थी। इसके अलावा पंजाब की पर कैपिटा इनकम लगभग 1,80,000 थी। इसके अलावा पंजाब के कुछ फैक्ट्री है, जैसे कुछ टेक्सटाइल के फैक्ट्री है, कुछ रबर के फैक्ट्री है, कुछ साइकिल के फैक्ट्री है। इन सभी से पंजाब के इकोनॉमी में भी फर्क मिलता है। दोस्तों, अगर आप कुल मिलाकर देखते हो तो पंजाब की जो पूरी इकोनॉमी एस्टेब्लिश्ड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अमृतपाल अगर यहाँ पर यह सोचता है कि हम जो है वो भारत को अनाज एक्सपोर्ट करके अपना इकोनॉमी एस्टेब्लिश्ड कर लेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है। भारत में बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ पर भी गेहूं और चावल होते हैं, जिससे कि भारत के और राज्यों में स्टेट की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर भारत को थोड़ा सा घाटा यह लग सकता है कि भारत बहुत सारे देशों को जो अनाज इंपोर्ट करने लग रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहाँ पर आप लोगों का बहुत सारा सवाल होगा कि तब तो खालिस्तान जो है वो दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करेगा, उसके बाद उसकी इकोनॉमी जो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर चांस थोड़ा कम है। देखिए दोस्तों, जो देश भारत का दोस्त रहेगा वो तो पहले ही नहीं लेगा। अपवाद के लिए हम अगर यह भी मान ले कि खालिस्तान से ही सारे जो कंट्री है वो गेहूं और चावल एक्सपोर्ट करेंगे, तो भी इनका जो हालत है वो पाकिस्तान वाला हो जाएगा। शुरू में इनका जो इकोनॉमी है वो तो एस्टेब्लिश्ड रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनके इकोनॉमी का फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, साल 1947 वाला दिन याद कीजिए जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद साल 1960 से 65 तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो भारत के इकोनॉमी से ज़्यादा थी, जिसका एक मेजर रीज़न था फैक्ट्री और उसके बाद एग्रीकल्चर। इसके अलावा बहुत ऐसे रीज़न है जिसको मैं अगले वीडियो में प्रूव करूँगा।
अब टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन आज के समय में पाकिस्तान की आप हालत देखोगे तो रोज़मर्रा के जीवन में यूज होने वाले चीज़ों का भी रेट है वो भारत से लगभग 4 से 5 गुना है। एग्जाम्पल के लिए आप यह ले सकते हो, पाकिस्तान में आज के समय में 1 लीटर दूध का दाम लगभग 155 रुपये। तो दूसरा फैक्टर यह भी देखा गया है कि जो भी देश धर्म के आधार पर बटा है उसका हालत ठीक ठाक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान को ही ले सकते हो। मैंने पीछे जैसे बताया उसका हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। इसके अलावा अफगानिस्तान और तालिबान को ले सकते हो। यह भी जो देश है वो धर्म के आधार पर ही बटा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि धर्म के आधार पर बटा है लेकिन उनका विकास नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अमृतपाल को समझ आएगा तब न। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए